परंपराओं में धर्म बसता है और ये परंपरा ही धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। परंतु क्या प्रत्येक परंपरा धर्म होती है या परंपरा ही धर्म है? नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पत्थर में मूर्ति है या ये पत्थर सौम्य मूर्ति है, तो आपका उत्तर होगा कि इस पत्थर के अतिरिक्त भाग को काटने के बाद, इस पत्थर को तराशने के बाद आप एक मूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपको धर्म की प्राप्ति करनी है तो आपको परंपराओं में धर्म की खोज करनी होगी, और यह खोज होती है आपके ज्ञान के विवेक से। अगर जो व्यक्ति अपनी परंपराओं का अनुकरण करते हैं और परंपराओं का त्याग कर देते हैं, तो उन्हें निश्चित ही धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः आपको परंपराओं में धर्म की खोज के लिए आपको अपने ज्ञान और विवेक का प्रयोग करना होगा। इसी से समाज का कल्याण होगा और विश्व कल्याण भी। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss the kinematics. This is the lecture number 2, and in this lecture we will discuss the concept of the speed and the velocity and the acceleration. Okay, in the previous lecture we have discussed the concept of the displacement and the distance. Now in this chapter we will continue with the speed and the velocity and the acceleration. सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि बम्बोले एकेडमी को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर के बम्बोले एकेडमी लिखिए, गूगल पर टाइप कीजिए, यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आपको बम्बोले एकेडमी आ जाएगा। और उसके ऊपर हम क्या डिफरेंट टाइप समय समय पर डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट और डिफरेंट टाइप के मोटिवेशन लेक्चर के साथ साथ हमारे कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है, जो हम 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ते हैं, नीट और जेई की लेक्चर डालते रहते हैं, ताकि आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर है क्या बात? तो स्टार्ट करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीड से। तो लिखिए बेटा स्पीड। व्हाट इज द स्पीड? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्पीड क्या होती है ना? स्पीड इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर है क्या बात? यही डेफिनेशन है स्पीड की। स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर। जिस रेट से हम डिस्टेंस को कवर करते हैं उसे ही स्पीड कहते हैं, है ना? डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना? यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड होती है ना? ये इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा। दिस इज द एसआई यूनिट। यदि आप सीजीएस यूनिट की बात करो तो सेंटीमीटर पर सेकंड, दिस इज द सीजीएस यूनिट, है ना? अगर जो हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर है क्या बात? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसका? LT-1। यही जब हम आपको वेलोसिटी पढ़ाएंगे तो वेलोसिटी का बड़े डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है। सो व्हाट इज द स्पीड? इट इज द रेट विद विच वी कवर्ड द डिस्टेंस। क्लियर है क्या बात? तो आप इस डेफिनेशन भी लिख सकते हैं साथ में। टाइप्स ऑफ स्पीड हमारे पास है। कितने प्रकार की स्पीड्स होती हैं? लिखो बेटा टाइप्स ऑफ स्पीड। क्लियर है क्या बात? तो स्पीड कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वही स्पीड है जो आप क्लास 9th और 10th में अभी तक पढ़ करके आ चुके हो, है ना? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यदि स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो दैट स्पीड इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है बात? लिख लीजिए आप। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल is not changing with time, if speed of the particle is not changing with time, then the speed is called uniform speed. क्लियर है क्या बात? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं बेटा? S = ut। ये वही फॉर्मूला है जो आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा है, बस लिखने का थोड़ा सा अंतर है। यूनिफॉर्म स्पीड है तो फॉर्मूला लगाएंगे S = ut, है ना? S = ut और T = S/u। यही आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये ऐसे भी लिख सकते थे आप इसे, u = S/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है क्या बात? 9th 10th में अभी तक अपन ने यही पढ़ा है।
तो ध्यान रखना है, यदि कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो आपको टाइम या उसकी डिस्टेंस कवर निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, S इज इक्वल टू यू टी। ये वही फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर में हम जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कराएंगे, जिसमें S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और उसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो बचता है S इज इक्वल टू यू टी और इंप्लाइज दैट T इज इक्वल टू S अपॉन U, इंप्लाइज दैट U इज इक्वल टू S अपॉन T, U इज इक्वल टू S अपॉन T। क्लियर है क्या बात? सो पहली टाइप्स ऑफ स्पीड में है क्या बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। मैं इसका एग्जांपल भी लूंगा यूनिफॉर्म स्पीड का। चलो एग्जांपल अभी हाथों हाथ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई कार है ना, और कोई कार है ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इनिशियली ए पर है और फिर बी पर है। तो ये बताना है आपको कि टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना। इफ ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से यदि चल रही है, ए से बी तक पहुंच जाती है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी, यू हैव टू रिमेंबर। सो व्हाट इज u इज द यूनिफॉर्म स्पीड, 20 इंटू t इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 200 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो s इज इक्वल टू यू टी, इट इज ए रामबाण, है ना, आपको इसे याद रखना है और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे आसान तरीके से। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कब लगाना है बेटा, जब स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। क्लियर है क्या बात? तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम, टाइप्स ऑफ स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको बता दिया है, s इज इक्वल टू यू टी। दूसरे टाइप की स्पीड कौन सी होगी, आप यहां लिख सकते हैं दूसरा टाइप की स्पीड जो होगी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज इट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, जब स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही हो तो स्पीड कैसे कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जैसे कि आप मान लिया बाइक चलाते हैं, तो अभी थोड़ी देर जो स्पीडोमीटर होता है वो आपकी स्पीड कितना दिखाएगा, कभी 0 हो जाएगी, कभी 10, कभी 20। जो मीटर होता है उसका चेंज होता रहता है टाइम के साथ। यदि स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप लिख लीजिए क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ, लिखो बेटा, इफ स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम t, इफ स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम t, then the speed is called non uniform speed। क्लियर है क्या बात? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है इट इज नॉट ए वेरी बिग कॉन्सेप्ट, है ना। हम इसे वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो इसके बारे में हम कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो थर्ड हमारा पॉइंट आता है वो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। कौन सा है बेटा, फर्स्ट हो गया यूनिफॉर्म, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड लिखो बेटा एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है ना। हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो एवरेज स्पीड ध्यान रखना है। यदि आपसे एवरेज के बारे में कभी भी पूछे, ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या कहने वाला हूं। एवरेज टर्म कहीं भी आ जाए, एवरेज स्पीड आ जाए, एवरेज वेलोसिटी आ जाए, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाए, है ना, तो एवरेज किसी भी, एवरेज पावर आ जाए, एवरेज कुछ भी आ जाए, एवरेज जब टर्म आ जाती है तो एवरेज का मतलब होता है आपको किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच एवरेज निकालना है। यानी कि आपको डेफिनेटली एवरेज मतलब दो टाइम इंटरवल के बीच की बात कर रहा है वो, है ना, दो टाइम इंटरवल के बीच की बात कर रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, मान लेते हैं जैसे कि कोई कार है, इनिशियली कहां पर वो ए पर है, कोई कार है या पार्टिकल है, इनिशियली कहां है ए पर है, और ऐसे 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 घूमते हुए वो कहां पर आ जाती है बेटा, बी पर आ जाती है। क्लियर है क्या बात? तो हम इधर भी बना देते हैं डायग्राम इसका। देखिए बेटा घूमती हुई किधर आ जाती है, वो बी पर आ जाती है। मान लेते हैं कि टाइम t1 पर कार कहां पर थी या पार्टिकल कहां पर था, ए पर था। टाइम t2 पर पार्टिकल कहां पर हो जाता है बेटा, बी पर हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो एवरेज स्पीड वो इस तरीके से, इस पाथ, दिस इज द पाथ ट्रेवल्ड, तो ये जो पाथ है इस पाथ को कवर करती हुई वो ए से बी तक पहुंच जाती है। क्लियर है क्या बात? तो बेटा एवरेज स्पीड की
एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। रेशियो ऑफ डिस्टेंस, what is the definition of average speed? Ratio of distance traveled to the total time taken is called the average speed. What is average speed? यदि कोई कार या पार्टिकल चल रहा है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की डिवाइडेड बाय उसने उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया, इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। क्लियर है क्या बात? फॉर एग्जांपल, यदि पार्टिकल T1 पर यहां पर था और थोड़ी देर बाद T2 पर यहां पर आ जाता है तो बेटा टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम बता सकते हो बेटा? टोटल टाइम कितना होगा? T2 माइनस T1, है ना? टोटल टाइम कितना हुआ? T2 माइनस T1। और टोटल डिस्टेंस कितनी हुई बेटा? पाथ लेंथ, इसकी पाथ की लेंथ कितनी मान लेते हैं? L मान लेते हैं। तो पाथ लेंथ है ना, पाथ लेंथ L है ना, तो L अपॉन टोटल टाइम को क्या लिख दें बेटा? T लिख दें। थोड़ी देर के लिए इसे टोटल टाइम को T2 माइनस T1 मान लेते हैं। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? आपको डेफिनेशन याद रखनी है एवरेज स्पीड की। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन दैट मोशन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसे डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन भी हम डेफिनेटली करेंगे। एवरेज स्पीड तो स्पीड है, यदि मैं आपसे इसकी यूनिट के बारे में पूछूं तो बेटा यूनिट क्या बताओगे आप? ऊपर क्या लिखा हुआ है? लेंथ, नीचे क्या लिखा हुआ? टाइम। तो लेंथ किस में होती है? मीटर में, तो यूनिट हो जाएगी इसकी। और टाइम कितना होता है सेकंड में? मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला फिर से LT-1 आ गया है। यदि आप अभी 11th क्लास में आए हैं और आपने यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा है तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, LT-1 होती है। क्लियर है क्या बात? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एवरेज स्पीड। क्लियर है क्या बात? अब देखो, एक फोर्थ टाइप की स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस, जहां भी शब्द आ जाए इंस्टेंटेनियस, इसे हिंदी में बोलते हैं क्षणिक। क्या बोलते हैं बेटा? क्षणिक। मतलब किसी क्षण पर, किसी इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे अब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, आजकल तो डिजिटल स्पीडोमीटर लगे हुए हैं, यदि आप उसमें देखोगे एनालॉग जो स्पीडोमीटर होते हैं उसमें जो सुई होती है, निडल होती है, वो घूमती रहती है। यदि आपने बाइक 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर भगा दी, 90 किलोमीटर पर आवर भगा दी, तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड चेंज होती रहती है। आगे बात समझे? डिजिटल स्पीडोमीटर में भी देखेंगे, जब आप रेस्ट पे होते हैं तो वो 0 दिखाता है, और जब आप एक्सेलरेट करते हैं, आप उसका कान ऐंठते हैं तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है, और इस स्पीडोमीटर में गिनतियां जो है चालू हो जाती हैं। और किसी इंस्टेंट पर जो स्पीडोमीटर दिखाता है वही क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बाइक, ऑफ द पार्टिकल भी कह सकते हैं, है ना। कार में भी यही सिस्टम होता है, कार में भी स्पीडोमीटर होता है। उसमें कार में तो क्या है, एवरेज स्पीड का भी ऑप्शन आता है, एवरेज आपकी कार कितना एवरेज दे रही है। दूसरा ऑप्शन उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी होता है। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द स्पीड at that particular instant is called the instantaneous speed, है ना। The speed of the particle or object at a particular instant is called the instantaneous speed, है ना। तो instantaneous speed का भी यूनिट सेम ही होगी, मीटर पर सेकंड। और ये भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड जो है ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो टाइप्स ऑफ स्पीड है, स्पीड इज व्हाट? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड द स्पीड, है ना। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों, ये हमने स्पीड के बारे में डेफिनेशन पढ़ा है, बेसिक डेफिनेशन पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप की स्पीड बताई है। सबसे पहले बताई थी आपको यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में S = UT लगाना, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लगता तो बहुत आसान है कि हमें आता है, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो शुरू में आपका दिमाग भी घूम सकता है। दूसरा बताया था आपको
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट अ बिग थिंग। यदि स्पीड चेंज हो रही है विद टाइम, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा जो बताया है यही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसे कहलाते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। और आप भी लिख सकते हैं टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस इज द पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। T2 माइनस T1 कैसे लिखा है मैं आपको ये बता देता हूं कि मान लेते हैं T1 यहां पर इनिशियली 2 सेकंड पर यहां पर था और 5 सेकंड पर यहां पर आ गया। तो बेटा यहां पर 2 सेकंड पर था और यहां पे 5 सेकंड पर आ गया, तो टोटल टाइम कितना लगा इस पाथ को कवर करने में? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लिया बेटा? टोटल टाइम लिया 3 सेकेंड। का मतलब क्या है? T2 माइनस T1। मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है टोटल टाइम को? T। तो पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टू कवर दैट पाथ इज कॉल्ड द average speed. Instantaneous speed is same as the speed at particular instant is called the instantaneous speed. तो इस टाइप से हमारे स्पीड की थ्योरी कवर हो जाती है ना। इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे कि आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो लिख लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन लिख लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारी सिटी 1 है एंड ये हमारी सिटी 2 है। क्लियर है कि बात? मान लेते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? D है। ये सिटी 1 है, ये सिटी 2 है। मान लेते हैं एक कार है ना, ऐसे चल रही है। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं इससे, और ये नीट और जेईई मेंस दोनों में आया हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिटी 1 से सिटी 2 तक जाती है और जो आधी डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस, वो V1 स्पीड से कवर करती है। कितनी स्पीड से बेटा? V1 स्पीड से। और रेस्ट हाफ डिस्टेंस द कार कवर्ड विद स्पीड V2। देन यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ ए कार कवर्स half distance with speed V1 and rest half distance with speed V2 between two city 1 and city 2, find the average speed of the car. This is the question. तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, या पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां से देखो मान लेते हैं वो ए से स्टार्ट करता है, बी पे पहुंचता है, फिर सी पे पहुंचता है। तो ए और बी यदि आप कंसीडर करो तो ये क्या है? आधा पाथ लेंथ है, और ये भी क्या है बेटा? आधा पाथ लेंथ है। तो यहां से ए से सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी बेटा? टोटल डिस्टेंस कवर करी डी। क्लियर है क्या बात? और टोटल टाइम कितना लिया? मान लेते हैं कि ए से बी तक यानी आधे डिस्टेंस में जब वो V1 स्पीड से चल रहा है तो टाइम कितना लगता है बेटा? T1 लगता है, और बी से सी तक पहुंचने में उसे टाइम लगता है T2। तो ध्यान से देखना मैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, है ना। मान लेते हैं ए से बी तक। देखो ए से बी तक कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड V1 से चल रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड ए से बी तक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम क्या लगाएंगे? S इक्वल टू UT, और टाइम निकालने के लिए S अपॉन U लगा देंगे। बेटा ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है बेटा? D/2 है, और स्पीड कितनी है बेटा? V1 है। तो दिस इज D अपॉन 2V1। सो दिस इज द टाइम टेकन फ्रॉम A टू B। आधा डिस्टेंस कवर करने में, हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है D अपॉन 2V1। इसी तरीके से B से C तक डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड V2 से कवर करता है, तो जो टाइम होगा S इक्वल टू UT लगा देंगे, तो T2 जो हो जाएगा वो S अपॉन U हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है बेटा? D अपॉन 2, और स्पीड कितनी है बेटा? V2, तो इट इज इक्वल टू कितना? D अपॉन 2V2। सो दिस इज द टाइम T2, है ना। सो व्हाट इज T1? दिस इज द टाइम T1, मतलब कि आधा डिस्टेंस कवर करने में टाइम T1 पता लग गया आपको, रेस्ट हाफ डिस्टेंस करने में टाइम कवर करने में टाइम T2 पता लग गया आपको। तो बेटा टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी? D। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? D अपॉन T1 प्लस T2। व्हाट इज T1? D अपॉन 2V1
एंड दिस इज d अपॉन 2v2। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसे काट देंगे निश्चित रूप से, और यहाँ 2v1 प्लस 2v2 बचेगा, और जब आप एलसीएम लेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या टोटल पाथ लेंथ कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है क्या बात? तो इसी प्रकार से एवरेज स्पीड आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। कभी कभी जो कार वाले होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो बोलते हैं एवरेज इसका कम आ रहा है, एवरेज कार का बहुत कम है, एवरेज बहुत ज्यादा है, एवरेज अच्छा है, एवरेज बहुत खराब है ना। BMW का एवरेज तो खराब ही होता है, बहुत कम उसकी फ्यूल इफिशिएंसी होती है ना। तो जो गाड़ी अच्छा एवरेज देती हैं वो अच्छा एवरेज माना जाता है। साथ में हम पिकअप का भी ध्यान रखते हैं। क्लियर है क्या बात? तो इसी तरीके से हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूं जिससे आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है क्या बात? मान लेते हैं कि हम कोटा में हैं और जयपुर है। कोटा और जयपुर की डिस्टेंस 160 किलोमीटर है। अब मान लेते हैं कि कार जाती है, कोटा से जयपुर जाती है और जयपुर से वापस कोटा आती है। क्लियर है क्या बात? जाते समय डिफरेंट स्पीड है गाड़ी की और आते समय डिफरेंट स्पीड है। तो कोटा से जयपुर जाएगी, जयपुर से कोटा वापस आएगी, तो आपको इस केस में एवरेज स्पीड निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दिस इज कोटा एंड दिस इज जयपुर। द डिस्टेंस बिटवीन कोटा एंड जयपुर इज, मान लेते हैं बेटा 260 किलोमीटर है ना, ऐसे मान लेते हैं 260 या 250 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। तो जब कार जा रही है ना, कोटा से जयपुर जा रही है, तो कार की स्पीड कितनी है बेटा? मान लेते हैं हमारी 75 किलोमीटर पर हावर है ना, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो जयपुर में जाती है और तुरंत ही रुकती नहीं है बेटा, वो तुरंत ही वो जयपुर से वापस कोटा की ओर प्रस्थान कर जाती है, और अब इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। क्लियर है क्या बात? और फिर वापस वो कोटा आ जाती है। क्लियर है क्या बात? विदाउट रुके, है ना, विदाउट स्टॉपिंग, है ना। तो आपको इसमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ ए कार मूव्स फ्रॉम कोटा टू जयपुर विथ कांस्टेंट स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर एंड इट instantaneously come back from Jaipur to Kota with uniform speed 50 kilometer. Find average speed of the car. ये आपको निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा आपको कार को। तो बेटा मैंने आपको कैसे बताया, एवरेज स्पीड बताई है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी कार ने बेटा? पहले कोटा से जयपुर आया, कितना? 250, फिर जयपुर से कोटा आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 250 प्लस 250 किलोमीटर। नहीं आई बात समझ में? अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे बेटा? कोटा से जयपुर के लिए हम मान लेते हैं ये हमारा टाइम लगता है T1। अब देखो, कोटा से जयपुर के लिए हमारा टाइम लगता है T1, और जयपुर से कोटा जब वो वापस आता है मान लेते हैं हमारा टाइम लगता है T2। क्लियर है क्या बात? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? टोटल टाइम वुड बी इक्वल टू T1 प्लस T2। क्लियर है क्या बात? तो अब हम T1 और T2 की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप में यूनिफॉर्म स्पीड। जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात होती है तो कौन सा फॉर्मूला याद करते हैं बताओ मेरे को? S इज इक्वल टू UT हम यूज करते हैं। तो कोटा टू जयपुर जब वो जा रही है तो क्या लगा देंगे हम? S बराबर UT, और टाइम कितना हो जाएगा? S अपॉन U, है ना। तो टाइम हो गया T1, S कितना है बेटा?
250 डिवाइडेड बाय u कितना है बेटा, u है हमारा 75 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखो ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो T1 की जो वैल्यू आती है थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 25 या 75 और 25 दूनी 50 आर आ जाता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। नाउ वी विल फाइंड द टाइम फ्रॉम जयपुर टू कोटा। तो जयपुर से कोटा के लिए यदि आप टाइम निकालोगे तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस फिर से हमारी 250 किलोमीटर होगी और जो स्पीड होगी अब की बार थोड़ा चेंज हो गई है, 50 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो देखोगे 25 पंजे 250 इक्वल 5 आवर लग जाते हैं। तो यानी जो हमारा टाइम लगता है 5 आवर लग जाता है। अब देखो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस कवर करी गाड़ी ने 500 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लिया, आने में कितना टाइम लगता है बेटा 20/3 आवर प्लस जाने में कितना टाइम लगता है बेटा 5 आवर, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 35 इस तरीके से लिख लेंगे इसे, है ना। 5 सत्ते 35 ना, दिस इज 3 7 या 21, 7 21 7 चौक 28 बच गया 2, है ना, बच गया 2 7 लगभग 21, है ना। चलो 7 दूनी 14 बच गया 6 7 7 49 7 8 56 और 7 पंजे 35 किलोमीटर पर आवर लगभग एवरेज स्पीड आ जाती है ना। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन द टूर फ्रॉम कोटा टू जयपुर एंड कम बैक फ्रॉम जयपुर टू कोटा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एवरेज स्पीड। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है ना। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। फिर भी हम और क्वेश्चन करेंगे एवरेज स्पीड के, है ना, लेकिन पहले हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यदि आपको एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो जाएगी तो तब हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में हम कंसीडर करना चालू कर देंगे। फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा वेलोसिटी के बारे में सीखते हैं। सबसे लिखिए बेटा, हेडिंग लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी क्या होती है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेलोसिटी? यदि आप जनरल डेफिनेशन देंगे तो रेट चेंज ऑफ पोजीशन लिख लीजिए। रेट चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट एसआई यूनिट के बारे में बात करें हम तो मीटर पर सेकंड, और सीजीएस के बारे में यदि हम बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही रहता है। अब हम बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी में कितने टाइप की वेलोसिटी होगी। जिस प्रकार से हमने स्पीड के टाइप पढ़े थे उसी प्रकार से हमारे पास वेलोसिटी के भी टाइप हैं। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहला टाइप्स लिख लो आप। बताओ सबसे पहला स्पीड में, जैसे जिस प्रकार से हमने स्पीड में लिखा था क्या यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरीके से लिखेंगे इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में लिख लो। जैसे इसके शब्द से ही, इसका जो वर्ड है उसी से आपको काफी क्लियर हो जा रहा है कि इस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। जैसे आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है और जैसे वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी डेफिनेटली होगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक जैसी वेलोसिटी, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी यदि किसी पार्टिकल की है तो उसका मैग्नीट्यूड स्पीड का सेम होगा, साथ में
चेंज नहीं होगा, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। यानी कि लिख लीजिए आप, कहने का मतलब क्या है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सच ए वे, इफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, इफ ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सच ए वे, its speed as well as direction remain same during the motion. Its speed and direction remain same during the motion. The particle is said to be in uniform velocity. The motion of the particle is called uniform velocity. यही uniform velocity की definition होती है। इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे अब हम मूव करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है के बाद बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही होती है, जैसे इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? जब वेलोसिटी सेम ना हो। तो वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है बेटा? वेलोसिटी स्पीड के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है और इसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब यदि पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए तो कैसी वो वेलोसिटी कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसीलिए आप लिख लीजिए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द velocity changes, then the velocity is called non-uniform velocity. लिख लीजिए, if either magnitude or direction, it is better to write, if either magnitude of speed or its direction changes with time, then the velocity is called non-uniform velocity. क्लियर है क्या बात? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सबसे अच्छा मैं एग्जांपल आपको, जो कि हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लिया कोई सर्कुलर पाथ है ना। अब सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मान लिया 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, रेडियस है, ऐसे करके घूम रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, आ गई बात समझ में? तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड है तो S इक्वल टू UT लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब ये बता दो, क्या इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ बिल्कुल चेंज हो रही है। कैसे? यदि आप इस पार्टिकल को इस पॉइंट को A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, इसे D मान लो, इसे E मान लो, है ना, ऐसे करके, चलो इसे बाद में मान लेंगे। तो देखो ये तो हो गया, इसकी डायरेक्शन पार्टिकल की इधर है लेकिन मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर पर सेकंड है, फिर डायरेक्शन इधर की ओर हो गई, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर 2, और लेकिन मैग्नीट्यूड कितना इसका? 2 मीटर पर सेकंड। अब कितना हो जाता है? फिर से इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है बेटा? दिस इज ऑल्सो 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी तरीके से यदि आप डी पॉइंट पे लिखोगे तो इसका वेलोसिटी वेक्टर फिर से चेंज हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम रहता है। क्लियर है के बाद? तो आप देखो, तो यूनिफॉर्म स्पीड से तो घूम रहा है पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में, लेकिन इसकी डायरेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है, इसलिए किसका एग्जांपल है बेटा? ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। जबकि यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड सबके सेम ही होंगे। नहीं आई बात समझ में? ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये एक स्पेशल टाइप की मोशन बनती है जिसे हम सर्कुलर मोशन में कंसीडर करेंगे, और उसमें हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है बेटा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड तो सेम रहती है लेकिन वो डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। सो दिस इज द केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार ऐसे चल रही है बेटा, कोई कार सीधे सीधे चल रही है, अब यहाँ 2 मीटर पर सेकंड से है, मान लिया कोई है, फिर यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर यहाँ पे मान लिया 1 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
क्लियर है क्या बात? सो दिस इज द केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे होती है। बहुत सारे हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स करेंगे इन क्वेश्चंस को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेकिन अभी हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी समझ रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने कवर कर दिया है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, नीट में और जेईई मेंस में भर भर के पूछी गई है और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो लिख लो बेटा एवरेज वेलोसिटी। अब हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी मैं इधर लिखता हूं इसे, इट इज बेटर टू राइट हेयर द एवरेज वेलोसिटी। बेटा तीसरा पॉइंट लिख लो, दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, है ना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी डेफिनेशन लिख लो, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही डेफिनेशन है, लिख लो डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी, जब भी एवरेज वेलोसिटी का टर्म आपके सामने आए, एवरेज शब्द यूज हो, इसका मतलब किसी दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच की बात कर रहा है वो, है ना। इंस्टेंटेनियस शब्द आए तो आपको इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है। एवरेज शब्द आए तो इसका मतलब है किन्हीं दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं हम इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हम डायग्राम बना लेते हैं, बहुत अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। कैसे, मान लेते हैं ए है, पहले पार्टिकल ए है और फिर पार्टिकल बी पर पहुंच जाता है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, v1 है। क्लियर है क्या बात? चलो v1 से तो मतलब नहीं है यहाँ पे, कितनी है बेटा, पहले कहाँ पर है, a पर है, और फिर इस पाथ को मूव करता हुआ कहाँ पे पहुंच जाता है, b पे पहुंच जाता है। a पर कितने टाइम पर है, t1 टाइम पर है, b पर कितने टाइम पर है, t2 टाइम पर है। तो बेटा टोटल टाइम तो आप निकाल सकते हो, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो टोटल टाइम तो ये हो गया आपका। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास ओरिजिन है। वैसे तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, ए पर है, तो इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका r1 होगा। व्हाट इज r1? r1 इज नथिंग बट इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या बात? और थोड़ी देर बाद घूम घाम के कहां पे आ जाता है, वो बी पर आ जाता है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है, r2। तो भी लिख सकते हैं व्हाट इज r2 इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। नाउ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? यदि आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पूरा लेक्चर देख लीजिए, है ना। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे बताया मैंने, दो तरीके से बताया टोटल डिस्प्लेसमेंट, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये जो नई डेफिनेशन है जो आप क्लास 11th में आकर के सीख रहे हो। दूसरी डेफिनेशन थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। मैं पहली डेफिनेशन यूज करता हूं, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ए था, फाइनल पोजीशन वेक्टर बी था, इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी था, और ये मैंने जोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड द टोटल डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू वेक्टर मैथमेटिक्स। देखो बेटा कैसे करेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, है ना। व्हाट इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। आगे बात समझ में कैसे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, और वी कैन राइट डाउन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर की बात करें तो
ओ बी वेक्टर कितना वेक्टर है बेटा, r2 वेक्टर है। ओ ए वेक्टर क्या है बेटा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। ओ ए वेक्टर कितना है, r1 है। और ए बी वेक्टर कितना है बेटा, r वेक्टर है। और ये ए बी वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ए बी वेक्टर। टोटल टाइम कितना है बेटा, t2 माइनस t1। और ए बी वेक्टर का मतलब कितना है बेटा, r वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। और r वेक्टर अभी अभी हमने निकाला तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 इज द एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी? डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज total displacement divided by total time. Total displacement is nothing but if the initial and final position vector are given, then the displacement vector is the final position vector minus initial position vector. आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखने वाली बात है, एवरेज वेलोसिटी को हम डेल्टा आर है ना, k2 माइनस k1 को क्या हम लिखते हैं बेटा, डेल्टा k। m2 माइनस m1 को क्या लिखते हैं, डेल्टा एम। अभी नहीं पता हो तो आपको पता लग जाएगा, यदि कहीं भी डेल्टा एक्स इस तरीके से लिखा हुआ है, डेल्टा टर्म आया हुआ, इसे बोलते हैं चेंज इन एक्स, यानी कि x2 माइनस x1 या x फाइनल माइनस x इनिशियल भी आप इसे बोल सकते हो। क्लियर है क्या बात? सो दिस इज द चेंज इन x है ना। तो इसी तरीके से दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज डेल्टा आर, और चेंज इन टाइम कैन बी रिटन एज डेल्टा टी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर एवरेज वेलोसिटी में मीटर है और नीचे सेकंड है। यदि आपसे यूनिट पूछे तो डेफिनेटली इसकी यूनिट होगी SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। उसके साथ में यदि आपसे इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछें तो डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 होगा। सो दिस इज द केस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फिर से मैं आपको बता देता हूं, डेफिनेशन क्या होती है एवरेज वेलोसिटी की, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपको कर देना है, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। ध्यान से सुनने वाली बात है कि एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी है ना। एवरेज वेलोसिटी पॉइंट बना के लिख लो बेटा, इट इज ए वी एवरेज इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो वी एवरेज एक वेक्टर है और ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। और डेल्टा आर कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। क्लियर है क्या बात? यदि आपने वेक्टर मैथमेटिक्स या इनिशियल बेसिक मैथमेटिक्स हमारा वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था, यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है तो सी तो क्या है यहाँ पर बेटा, स्केलर है, और ए वेक्टर है, बी भी वेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के सी टाइम्स है और डायरेक्शन भी बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही ए वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। इसी तरीके से यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है 1/डेल्टा टी इंटू डेल्टा आर। इसका मतलब ये तो सी की तरह हो गया, कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी हो गई। और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। यह क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट बनाकर लिखिए, है ना। लिखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या बात? टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम आगे अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। मैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट बढ़ाने से पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में और बता देता हूँ। ये कौन से टाइप की वेलोसिटी थी बेटा, एवरेज वेलोसिटी। देखना बेटा, एवरेज वेलोसिटी पे नंबर ऑफ क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी पर ही पूछे जाते हैं। आप इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। क्लियर है क्या बात? तो अब हेडिंग डालिए आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं तो इसे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t लिखता हूं, है ना। डेफिनेशन लिख लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो ध्यान से सुनो, कैसे कॉन्सेप्ट है। मान लिया पार्टिकल ए पर था और फिर ये बी पे पहुंच गया, ध्यान से सुनना बेटा, ए पे था, T1 पे था, बी पे था, T2 पे पहुंच गया, ऐसे था। मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन था वी एवरेज, वो था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है दिस इज एवरेज वेलोसिटी टोटल कितनी दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच, यानी T2 और T1 के बीच, यानी टोटल टाइम कितना है। यदि मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, T2 माइनस T1, ये तो हो गई बात, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी। लेकिन अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब वो ऐसे ऐसे पाथ करता हो इसी इंस्टेंट पर है, क्लियर है क्या बात। इसी इंस्टेंट पे मतलब T1 और T2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, T1 और T2 में एक दूसरे के बहुत ही करीब है ना। जैसे अभी हुआ अभी हो गया, T1 अभी था थोड़ी देर बाद, कैसे अंतर, कितना अंतर, जैसे मान ले T1 बराबर 2.0000 सेकेंड था, यानी 2 सेकेंड था, और T2 कितना हुआ 2.00001 सेकेंड। इसका मतलब ध्यान से देखो, डेल्टा T कितना बोल दूंगा मैं, डेल्टा T बोल दूंगा T2 माइनस T1 और 2.00001 माइनस 2.0000 इज इक्वल टू 0.00001, यानी 10 की पावर माइनस 5 सेकेंड। डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, क्लियर है क्या बात। यदि डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, यानी कि यदि दो टाइम इंटरवल के बीच में जो टाइम है बहुत ही स्मॉल है, यानी डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, dt। जब डेल्टा T बहुत ही स्मॉल होगा तो हम डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा चेंज, दिस इज डेल्टा चेंज, दिस इज एलिमेंट्री चेंज, एलिमेंट्री चेंज, दिस इज व्हाट, दिस इज एलिमेंट्री चेंज। क्लियर है क्या बात। डेल्टा चेंज तो होता है डेल्टा T, और एलिमेंट्री चेंज होता है बहुत स्मॉल चेंज, है ना। जैसे ये तो 5 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का अंतर 3 सेकंड हो गया, लेकिन dt का मतलब क्या है, 2.0001 माइनस 2.000 सेकंड के बीच का अंतर। यदि डेल्टा T बहुत छोटा है, यानी कि इंस्टेंट क्या है, वो लगभग सेम है, तो डेल्टा T को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dt से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब डेल्टा T बहुत छोटा होगा तो डेल्टा T टेंस टू हम क्या कहेंगे, ये डेल्टा T किसकी ओर जा रहा है, डेल्टा T टेंस टू 0। क्लियर है क्या बात। तो इफ ऐसे लिख लो, इफ डेल्टा T टेंस टू 0, यानी कि डेल्टा T में चेंज बहुत छोटा सा है, यानी कि T1 और T2 में कोई अंतर ही नहीं है, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया, तो डेल्टा T यानी कि डेल्टा T चेंज इज कॉल्ड द एलिमेंट्री dt। और पोजीशन वेक्टर की हम बात करें तो डेल्टा चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय dr, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। आगे बात समझे, इसका मतलब क्या है कि यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेशो ऑफ डेल्टा r टू डेल्टा t। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेशो ऑफ डेल्टा r टू डेल्टा t व्हेन लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। जब डेल्टा t टेंस टू 0 होता है तो रेशो ऑफ डेल्टा r अपॉन डेल्टा t कितना बन जाएगा बेटा, dr को क्या लिख लेंगे, dr वेक्टर, है ना। जैसे dr वेक्टर भी आप ऐसे लिख सकते हो। और डेल्टा t किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमेंट्री चेंज में। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को
v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, शब्द लिख लीजिए कॉपी पे 100%, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज नथिंग बट dr अपॉन dt, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज gives the instantaneous velocity। आ गई बात समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। What is instantaneous velocity? डेफिनेशन लिख लीजिए, रेशियो ऑफ डेल्टा r टू डेल्टा t when limit delta t tends to 0 is called dr upon dt and it is equal to instantaneous velocity। आपको सीधे सीधे शब्दों में इतना सारा थ्योरी यदि समझ में नहीं आया है तो आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाती है। तो बेटा एक पॉइंट बना के यहां पे लिख लीजिए, क्या? टू गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएट, to get the instantaneous velocity differentiate the position vector with respect to time t। क्लियर है क्या बात? या ऐसे भी लिख सकते हैं, differentiate the position with respect to time t the instantaneous velocity is obtained, है ना। नॉर्मली जनरली जो इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है या पोजीशन वेक्टर होता है वो x से रिप्रेजेंट करते हैं या s से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज x? What is s? Is the displacement और पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या बात? तो पोजीशन वेक्टर यदि x है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x है तो dx अपॉन dt इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या यदि पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s दे रखा है तो ds अपॉन dt इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस चीज को आप ध्यान रखना है। यूनिट के बारे में हम बात करें तो यूनिट के बारे में मीटर पर सेकेंड, इसकी SI यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकेंड ही होगी और डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 के इक्वल ही होता है। सो दिस इज द केस ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैंने आपको इस पोर्शन में जो एक्सप्लेन किया है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में अंतर भी बताया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम डिफाइन करते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए उसके स्पीड की यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यूज करते हैं, साथ में उसकी हम डायरेक्शन को भी बताते हैं। जबकि एवरेज वेलोसिटी जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट था, ये तो फोर्थ है ना, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट में हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जब भी एवरेज वेलोसिटी आ जाए तो किन्हीं दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच की हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। बिना क्वेश्चन किए हुए हमें इन कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बेटा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, है ना, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये है एक, दिस इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, है ना। एक कार है, पहले तो वो किसी पॉइंट पर है और वो 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है ना, 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है। मैं पहले आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को डिटेक्ट भी करेंगे। 30 किलोमीटर आवर से ईस्ट की ओर चलती है, कितने घंटे तक? हाफ आवर तक चलती है, आधे घंटे तक चलती है। देन इट मूव्स टू, टर्न्स टू राइट, लेफ्ट, इधर मुड़ जाती है, किधर? नॉर्थ की ओर मुड़ जाती है और 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है। कितने टाइम के लिए? हाफ आवर के लिए। तो आपको बताना है आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड in this process। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन इज what is the question? If a car moves towards east, if car moves towards east for half an hour with constant speed 30 km per hour and then turn to left
and moves with speed 40 km/h for next half hour. Moves with speed 40 km/h for next half hour. आधे घंटे के लिए फिर. And stops. Find the average velocity and average speed. Find the average velocity and average speed. तो देखो बेटा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. आगे बात समझ में. देखो कैसे हमें पहले क्या है बेटा, पहले कार यहाँ पे थी और ये मूव करती है 30 km/h से, और कितने टाइम t1 दिया हुआ है, आधे घंटे के लिए, हाफ आवर के लिए मूव करती है, और यहाँ पर मतलब कहीं पहुँच गई होगी. उसके बाद ये लेफ्ट, इसका ये तो ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट में मूव कर जाती है ऐसे करके, और कार फिर ऐसे चलने लगती है और यहाँ पर जाकर रुक जाती है, और ये स्पीड कितनी है इसकी 40 km/h. तो बेटा ओ से ए और ए से बी यदि हम देखें तो यहाँ पे तो टाइम कितना है बेटा, t1 है ना, ये t1 है हाफ आवर के लिए, और अगर जो यहाँ भी देखें तो ये भी टाइम कितना है बेटा, t2 जो है हाफ आवर ही है. आगे बात समझ में. तो अब ये डिस्टेंस कितनी हुई, s1, इसे कितनी मान लेते हैं s1, और इसे कितनी मान लेते हैं s2. तो सबसे पहले हम जो निकालने जा रहे हैं वो निकालने जा रहे हैं एवरेज स्पीड. क्लियर है के बाद. तो बेटा एवरेज स्पीड का, फर्स्ट एवरेज स्पीड का मेरे को फॉर्मूला बता दो. व्हाट इज एवरेज स्पीड. जब भी हम बात करते हैं कि एवरेज निकालो तो भैया एवरेज का मतलब है किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच. टाइम इंटरवल कितना है बेटा, आधा घंटा प्लस आधा घंटा यानी 1 आवर. तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. बेटा टोटल टाइम बता सकते हो, टोटल टाइम कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी t1 प्लस t2, और टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये s1 कवर करी, ये s2 कवर करी, यानी s1 प्लस s2. दूसरी बात, यदि हम O से A की बात करें तो O से A के लिए, यदि हम O से A की बात करें तो O से A जो है हमारा कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन है. कांस्टेंट स्पीड 30 km/h से जा रही है, तो हम क्या लगाएंगे, s बराबर ut लगाएंगे, है ना, और t तो हमें दे रखा है, तो s1 जो होगा, u कितना है, u है 30 और t1 कितना है हाफ, तो कितना हो गया 15 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड. और अगर जो हम a से b के लिए बात करें तो s इक्वल टू ut लगाएंगे, तो जो s2 होगा u, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड का केस है. 40 km/h, 40 इंटू टाइम कितना है बेटा 1/2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. तो यानी कि S1 और S2 आपने निकाल लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 तो आपको पहले से ही पता था. तो अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस हो गया 15 प्लस 20, टोटल टाइम कितना हो गया हाफ आवर प्लस हाफ आवर, तो कितना हो गया 35 डिवाइडेड बाय 1, 35 km/h is the correct answer. So this is the way how would you find the total speed, to average speed. Average speed is nothing but total distance divided by total time. Total distance s1 plus s2. s कैसे निकाली, s बराबर ut से, यूनिफॉर्म स्पीड के कॉन्सेप्ट से, और टोटल टाइम तो t1 प्लस t2 आपको दिया हुआ ही था, है ना. अब हम बात करते हैं बेटा दूसरी, हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी भी बता दो. तो बेटा मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अब मेरे को ये बता दो आप कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है. यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो बमभोले एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है. फिर भी मैं आपको बताता हूँ. इस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है क्या, लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है. दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. लेकिन यहाँ पर हमसे केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जा रही है क्वेश्चन में. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. बेटा ये कितना है हमारा ये हमारा S1 आया है 15 किलोमीटर. क्लियर है क्या बात. और बेटा S2 कितना आया है, S2 आया है हमारा कितना,
S2 आया है हमारा 20 किलोमीटर। तो बेटा ये वाली टोटल डिस्टेंस ये निकल जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। इसे थोड़ी देर के लिए मैं d मान लेता हूँ, तो जो d की वैल्यू आएगी इन दिस ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के रूट ओवर S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर दैट इज रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आकर के कितना जाएगा मैं बता देता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 3 3 9 तो यहाँ बचेंगे और 4 चौक 16 बेटा यहाँ पे बचेंगे, है ना। 5 कॉमन ले लेंगे, हाँ बिल्कुल बचेंगे। और टोटल टाइम कितना जाएगा, टोटल टाइम तो हाफ एन हाफ यानी कि 1 आवर आ जाएगा। तो 5 और 16 5 25 और 5 पंजे 25 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि एवरेज वेलोसिटी, देखो 3 कॉन्सेप्ट हैं इसमें। ओ से ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी जा रहा है, लेकिन ए से बी तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। लेकिन हम किन्हीं 2 पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यानी ओ और बी की बात करें तो एवरेज स्पीड इज डिफरेंट, एवरेज वेलोसिटी इज डिफरेंट। वाई इट इज डिफरेंट, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस तो पाथ लेंथ को कहते हैं, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। डिस्टेंस पाथ लेंथ को, डिस्प्लेसमेंट पहली और आखिरी पॉइंट को जोड़ दो। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं। अभी एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं बेटा, है ना, एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन कैसे है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये कि एक सेमी सर्कुलर पाथ है ऐसे करके, है ना, सेमी सर्कुलर पाथ है, ये पाथ है टोटल। और यहाँ दिस इज ए, दिस इज सेंटर, दिस इज बी। एक पार्टिकल जो है या एक इंसेक्ट या पार्टिकल आप जो भी कहें, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस, स्टार्ट करता है ए से और यूं पहुंच जाता है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है बेटा 25 मीटर पर सेकंड है, और रेडियस कितनी है इसकी 500 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि जब वो पार्टिकल ए से बी तक पहुंचता है तो आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताना है। क्वेश्चन प्रॉपर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखो, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग along the semicircular path, if a particle is moving along the semicircular path of radius 500 meter, of radius 500 meter with uniform speed 25 meter per second, find the average velocity of the particle, find the average velocity of the particle when it reaches to B from A. Find the average velocity of the particle when it reaches to B from A. तो ध्यान से सुनो, ये this is the path length, ये क्या है बेटा पाथ लेंथ है। तो ये तो पाथ लेंथ है L, कितनी होती है पाथ लेंथ, ये पूरे सर्किल की कितनी होती है, पूरी सर्किल कितना होता है 2πr। तो आधा सर्किल कितना होगा, ये होगा πr। नहीं आई बात समझ में। तो देखो ये तो हो गया πr। अब मेरे को बता दो कि हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन बता सकते हो, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है क्या बात। अब what is the definition of the displacement? Definition of the displacement is line joining initial to final position। यदि वो initially A पर था और finally B पर पहुंच गया, ये तो A पर था और finally कहाँ पहुंच गया बेटा B पर, तो initial को मैंने final से join कर दिया, तो this is the displacement। यदि मैं इसकी length की बात करूं तो कितना हो जाएगा R और R, कितना हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट 2r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r। r की वैल्यू 500 है, वो हम बाद में भी रख सकते हैं।
अब बात आती है टोटल टाइम की। ध्यान करो, मैंने सबसे पहला पॉइंट है आपको बताया था यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल इस पाथ लेंथ को कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, और वो है 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर जो ये ए से बी तक का आपको टाइम निकालना है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात हम करते हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब मोशन होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, S इजिकल टू UT वाला लगाते हैं, है ना। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। टाइम कितना होगा, S अपॉन U। S कितना है, S इज द पाथ लेंथ। कितनी पाथ लेंथ है बेटा, पाई आर। स्पीड कितना है बेटा, 25। नहीं आई बात समझ में, तो टाइम कितना हो गया, पाई आर अपॉन 25 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल टाइम भी पता लग गया। देखो अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पाई आर अपॉन 25 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आर से आर कट जाएगा, इसीलिए तो मैंने आर की वैल्यू नहीं रखी थी। 25 कितना हो जाएगा, 2 × 25 अपॉन पाई एंड दिस इज 50 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। दिस इज द आंसर। क्लियर है कि बात। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, है ना, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। मैं एवरेज वेलोसिटी का और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। क्या एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है ना, जेईई मेंस में, और एससी वर्मा में भी दिया हुआ है। इवन ये नीट और जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट को। इससे हमारी काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं, है ना। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्लॉक पर आधारित है। मान लेते हैं कि हमारी क्लॉक है और क्लॉक की मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, लेंथ है हमारी मिनट हैंड की, किसकी, मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या बात। तो दिस इज द टिप ऑफ द हैंड। मैं आपको पहले घड़ी के बारे में बता देता हूँ। जो क्लॉक होती है उसमें 3 टाइप की हैंड होती है, आर हैंड अलग होती है, मिनट हैंड अलग होती है, और सेकेंड हैंड अलग होती है। हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे करके। एंड दिस इज कॉल्ड द टिप ऑफ द मिनट हैंड। ये टिप है, ऐसे चलती है, खट 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 ऐसे चलती है। क्लियर है क्या बात। तो आपको निकालना है, you have to find the average velocity of the tip of the minute hand from 6 AM to 6:30 AM and 6 AM to, this is the first and this is the second, to 6:15 AM ऐसे करके। क्लियर है क्या। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन प्रॉपर लिखोगे देन इट वुड बी मच बेटर। लिखो, if the length of minute hand of a clock, if a length of minute hand of a clock is 10 centimeter, find the average velocity of tip of the minute hand. Find average velocity of tip of the minute hand from first part 6 AM to 6:30 AM, second part 6 AM to 6:30 AM। आगे बात समझ में। तो पहले हम बात करते हैं 6 AM to 6:30 AM की बात कैसे करेंगे। देखो 6 तो इस तरीके से बजेंगे, है ना। घंटे की सुई यहाँ पे 6 होगी और यहाँ 0 होगी, है ना। यहाँ पे कितना होगा बेटा, 3 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा। ये बात अलग है। तो ये कितना बज रहा है, 6 AM बज रहा है ना, 6 AM। हमें बात करना है इसके टिप की, तो ये तो 0 पर है। तो पहला है हमारा 6:30 AM। 6:30 AM में घंटे की सुई तो यहाँ जाएगी, और बेटा ये मिनट की सुई कहाँ पर हो जाएगी, ये तो 6 AM बजा दिया इसने, ये बजा देगा घंटे की सुई तो इसके बीच में यहाँ पे कहीं हो जाएगी, और ये हो जाएगी ऐसे करके। पहले कहाँ पर थी, पहले ये ऐसे करके थी, टिप यहाँ पर थी, है ना। टिप कहाँ पर थी बेटा, टिप यहाँ पर थी। अब ये घूमते 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 30 मिनट में 6 AM, और कितने बज गए, दिस इज 6:30 AM। क्लियर है क्या बात। इसका मतलब कि जो टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम बता सकते हो कितना लगा है,
6 बजे से 6:30 AM तक टाइम कितना हुआ 30 मिनट। नहीं आई बात समझे। इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, टिप ऑफ द मिनट हैंड की ऊपर, फाइनल पोजीशन कहाँ है नीचे। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना आर ये आर, और ये लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 + 10 यानी 20 सेंटीमीटर, यानी चलो सेंटीमीटर में लिख देते हैं, 0.2 मीटर भी आप इसे लिख सकते थे। तो हमें क्या बताना है, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम किसके लिए, फर्स्ट है फॉर 6 AM to 6:30 PM, वी एवरेज कितना आएगा, वी एवरेज वुड बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज द 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज टोटल टाइम इज 30 मिनट। क्लियर है क्या बात। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 2/3 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। अब ये बात अलग है कि हमने सेंटीमीटर पर मिनट में निकाली है, हो सकता है क्वेश्चन में क्या दे दे, सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दे, मीटर पर सेकंड में दे दे, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज। जैसे कि मैं सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलता हूं, तो ऊपर तो 2 सेंटीमीटर है और 3 मिनट है, मिनट को किस में 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना है 3 × 9, तो 1/90 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की। दूसरा है 6 AM to 6:15 AM, है ना, यानी कि 6 से 6:15 तक, 6 से 6:15 तक आप बता दो, मैं इस क्वेश्चन में ही कर देता हूँ। ये तो 6 बज रहे हैं, है ना, और 15 मिनट में ये कहाँ पर आ जाएगी बेटा, ये घूमती हुई यहाँ पर आ जाएगी, तो मिनट वाली सुई की जो पोजीशन होगी यहाँ होगी, तो यानी इनिशियल पोजीशन तो ए हो गई और इस केस में फाइनल पोजीशन बी हो गई। तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस। व्हाट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम इज इन दिस केस 30 मिनट। और टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि हम पूछें इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल ये r है, ये r है, ये कितना हो जाएगा r√2। आगे बात समझ में। तो दिस इज द वी एवरेज, कितना लिख दूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट r√2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 30 मिनट, और रेडियस कितनी दे रखी है 10√2 सेंटीमीटर, और दिस इज 30, तो दिस इज 30 पर मिनट, तो आ जाएगा √2/3 सेंटीमीटर पर मिनट इज द आंसर। और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट देख लो आप। हमने कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं उसके कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, तभी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएंगे, है ना। तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। मैंने बताया था आपको कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी निकालते हैं उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, पहली बात। दूसरा, हमने जब डेरिवेशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा आर डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा, एलिमेंटल dt बन जाएगा,
डेल्टा आर भी बहुत छोटा हो जाएगा, एलिमेंटल डी आर बन जाएगा, यानी डी आर अपॉन डी टी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब मैंने आपको एक पॉइंट भी लिखाया था कि यदि आप पोजीशन वेक्टर को या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाता है। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसे मैं टी से रिप्रेजेंट वी कॉमा टी से रिप्रेजेंट वी इन ब्रैकेट टी से रिप्रेजेंट करते हैं और आप v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज dx अपॉन dt ऐसे भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू dr अपॉन dt ऐसे भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू ds अपॉन dt ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हुआ इसका क्वेश्चन करता हूं, है ना। एक एग्जांपल लिख लीजिए। क्या मान लेते हैं द पोजीशन, क्वेश्चन लिख लो, लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा, लिखो क्वेश्चन। इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ऐसे लिखो, इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, ऐसे लिखो, चलो 2 लिख लेते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय एस एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, find the instantaneous velocity of the particle, find the instantaneous velocity of the particle at t is equal to 1 second and at t is equal to 2 second, है ना। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पर आपको क्या निकालनी है? इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो, यदि आपको डिफरेंशिएशन, इसमें हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, तो यदि आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देख लीजिए, बम्बोले एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप से हम उसको बम्बोले एकेडमी पर वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं, है ना। कोटा का बेस्ट मटेरियल आपको डेफिनेटली मिलेगा, इस बात की हमारी गारंटी है। जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही हम मटेरियल को हम बोर्ड पे भी इस यहाँ पर आपके सामने लाइव लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। इसका मतलब आपको जब इंस्टेंटेनियस यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, ध्यान रखना, किस पर्टिकुलर टाइम पे? 1 सेकेंड पे। किस पर्टिकुलर टाइम पे? 2 सेकेंड पे। 1 सेकेंड पे अलग होगी, 2 सेकेंड पे अलग होगी। कैसे निकालेंगे? कि पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, खत्म कहानी। दिस इज द वेलोसिटी। लेकिन अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला अभी थोड़ी देर के लिए आपको याद रखना है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। यही फॉर्मूला यूज होगा। जैसे कि मान लेते हैं x की जगह y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा? dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मान लेते हैं y x की जगह कितना है? x स्क्वायर है, तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? दिस इज 2x 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2x। इस तरीके से आप करेंगे, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, यदि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 है यानी कि y बराबर x है, यानी x का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स कितना होगा? 1x की पावर 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0 यानी 1, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1 होता है। क्लियर है क्या बात? dy अपॉन डी एक्स कितना होगा? 1 होगा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई फंक्शन कांस्टेंट है यानी y इज इक्वल टू c है, y इज इक्वल टू c का मतलब जैसे कि y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 3 है ना, ऐसे, तो dy अपॉन dx जो होता है इसका कितना होगा? कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से यदि आप x की जगह यहाँ t रख देंगे, है ना, देखो x की जगह क्या रख दो? आप t रख दो। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास t की पावर 3 है, तो t3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3t स्क्वायर, है ना। y मान लेते हैं इसे थोड़ी देर के लिए, इसे मान लेते हैं x बराबर कितना है? t क्यूब, तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा बेटा? dx अपॉन dt 3t की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया? 3t स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से x मान ले t की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? dx अपॉन dt 2t की पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 2t। इसी तरीके से मान लेते हैं x बराबर t है तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा? यहाँ तो t की पावर 1 है, 1t की पावर 1 माइनस 1, t की पावर 0 बराबर 1, यानी अगर जो x की पावर t है
x इज इक्वल टू टी है, तो t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना होगा बेटा, वो 1 होगा। दूसरी बात, यदि x बराबर 5, x बराबर 3, x बराबर -2 है, यानी कि x बराबर c दे रखा है आपको, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन dt। इन सभी केसेस में कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। तो मैं समझता हूँ आपको ये डिफरेंशिएशन पहले से आता होगा, मैंने 2 मिनट में आपको रिवाइज कराया हुआ है। नहीं आता है तो फिर भी आपसे देखिएगा, डिफरेंशिएशन के बिना आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना टफ हो जाता है। ये पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल and you have to find the velocity. To get the velocity you have to differentiate the position with respect to time t once, और यदि हम देखेंगे तो 3 तो एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2 एज इट इज, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो वेलोसिटी जो आती है 6t प्लस 2 आ जाती है। मैं इसे लिखना प्रेफर करता हूँ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t 6t प्लस 2। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वो कोई पर्टिकुलर टाइम देगा जो कि उसने दे रखा है, 1 सेकंड और 2 सेकंड पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो हम पहले ही लिख लेते हैं एट t इक्वल टू 1 सेकंड पर यदि आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो यहाँ पे t इक्वल टू है ना, वेलोसिटी इक्वल टू 6t प्लस 2 है, तो t इक्वल टू क्या रख देंगे 1, t इक्वल टू 1 रखेंगे, 6 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर। इसी तरीके से t इक्वल टू 2 सेकेंड यदि वो दे कि 2 सेकेंड पर इसकी वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है, जस्ट इस फंक्शन में t की जगह क्या रख दोगे, जहां जहां t आ रहा है वहां वहां 2 रख दोगे, तो 6 दूनी बार 2, 14 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि ये x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 है। मैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। मान लेते हैं हम जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही कार चलेगी। मान लेते हैं कार एक्स एक्सिस में चल रही है, तभी तो उसने एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है। यदि एक्स इज इक्वल टू 0 है तो यदि आप इसमें टी इज इक्वल टू 0 रखोगे, टी इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो पहले कार कहां पर है बेटा, पहले कार x इज इक्वल टू 2 पर है। इसमें 0 रखोगे ना, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, नहीं आई बात समझ में। t इज इक्वल टू 0 रखोगे, एट t इज इक्वल टू 0 पर x 0 की वैल्यू 0 प्लस 0, जहां जहां t है वहां वहां 0 पुट कर दो प्लस 2, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर गाड़ी कहां पर है, x इज इक्वल टू 2 मीटर पर है। आगे बात समझ में। फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड आया होगा कहीं पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे कुछ पोजीशन आ गई होगी, x1 आ गई होगी, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई होगी बेटा, 8 मीटर पर सेकेंड आ गई होगी। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड आया होगा कहीं पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड आया होगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई होगी बेटा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड आ गई होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड आ चुकी होगी। सो दिस इज द केस। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, 8 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि x जो है यानी पोजीशन जो है टाइम का फंक्शन है, और ये कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग हो रहा है, और 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 14 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द केस। क्लियर है क्या बात। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको पोजीशन यानी x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन इससे आगे वो क्वेश्चन को बढ़ा देता है, क्वेश्चन को टफ बना देता है, जिसे बच्चों को समझना बहुत आसान नहीं होता है ना। वो क्वेश्चन कैसे बना देता है, सेम क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ। और क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, लिखो। in the above question also find average velocity between 1 second and 2 second। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अब मैंने बात कर दी है बेटा, इंस्टेंटेनियस की बात नहीं करूं। अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एवरेज और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है। यू हैव टू फाइंड वी एवरेज बिटवीन
t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल टाइम कितना होगा? टाइम है, मान लेते हैं t2 माइनस t1। टोटल टाइम कितना हो गया? t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, और टोटल डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1। व्हाट इज x2? इज द फाइनल पोजीशन, व्हाट इज x1? इज द इनिशियल पोजीशन। t2 माइनस t1, t2 कितना है? t2 है आपका, कितना है बेटा? t2, दिस इज t2 2 सेकेंड, माइनस t1 कितना है? 1 सेकेंड। यानी कि आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बेटा फाइनल पोजीशन बता सकते हो? फाइनल पोजीशन का मतलब है कि वो 2 सेकेंड में कहां पर होगा, यानी कि पोजीशन निकालनी है आपको, ये होगी फाइनल पोजीशन, यानी x2, दिस इज द फाइनल पोजीशन, माइनस x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन, यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ पर है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर है। ये तो हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका x1, है ना। दिस इज x1। नहीं आई बात समझ में? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम तो पता लग जाएगा, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में जो टाइम है वो कितना है बेटा? 1 सेकेंड। क्लियर है क्या बात? और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन तो ये हो गई, इनिशियल पोजीशन ये हो गई। तो फाइनल पोजीशन निकालेंगे कैसे? उसके लिए उसने दे रखा है ना हमें क्या? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। कितना दिया हुआ है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t? दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 दिया हुआ है। क्लियर है क्या बात? तो t इज इक्वल टू, यदि आप t इज इक्वल टू कितना रखोगे? 1 सेकेंड, तो बेटा x1 निकल जाएगा आपका। x1 यानी कि इनिशियल पोजीशन 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, कितना आ जाता है ये? 7 मीटर। तो ये आ जाता है आपका 7 मीटर। इसी तरीके से t इज इक्वल टू, यदि आप 2 सेकेंड रखते हो तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 या 12 और 6 18 मीटर। क्लियर है क्या बात? तो x2 भी आ जाता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा ये, और ये कितना है आपका? 18 माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 11 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? 11 मीटर पर सेकेंड। जबकि इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का रेशो, है ना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी है और 2 सेकेंड पर कितनी पार्टिकल की वेलोसिटी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इस लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस समझने की कोशिश की है। कुछ हमने क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छे एग्जांपल्स की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को और समझेंगे, जो कि हमारे नीट और जेईई मेंस में आए हुए एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन पर क्वेश्चन करेंगे, जब भी हमें जा करके एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।